वैसे तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में इतने सारे प्लेयर्स हैं कि शायद ही कोई ओईएम बचा होगा जिसने अपनी मिड साइज एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ना निकाली हो। ऐसे में क्रेटा जो है वो सबसे ज्यादा अपडेटेड इसलिए भी हो चुकी है क्योंकि इसकी नई जनरेशन आ चुकी है। बट एक टफ राइवलरी टाटा सियारा एक्चुअली सेल्टॉस एज वेल एज नई जनरेशन या मैं कहूं एग्जिस्टिंग जनरेशन क्रेटा को देगी। क्या ऐसे में किया सेल्टॉस सेंस बनाती है? क्या ये लेने लायक है भी नहीं, या पुराने वाली ही या एग्जिस्टिंग जो क्रेटा सेल्टॉस की जनरेशन है वो ज्यादा सेंस बनाती है? इट्स टाइम, हम लोग यही तो फाइंड आउट करने आए हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं एक क्विक ड्राइव पे पहले, क्योंकि वहीं से तो शुरुआत होती है हर चीज की। गाइस सबसे पहले तो ये जो एरिया है ना बहुत गर्म हो रहा है भाई, तो इंजन जो है वो एक्चुअली में हीट काफी अच्छी खासी प्रोड्यूस करता है। थैंकफुली इंसुलेशन तो लगाई है बट स्टिल वो बहुत ज्यादा ठंडा इस वाले पार्ट पे तो नहीं रख रहा। 20-25 मिनट मुझे ऑलरेडी गाड़ी को स्टार्ट किए हुए छोड़े हुए जो हो गए हैं, तो ये वाला पार्ट ज्यादा गर्म है और मुझे लगता है तकरीबन 70 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा यहाँ पे। एनीवे अब आ जाते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं, थैंकफुली ये जो है वो पॉप आउट होते हैं और यही अच्छी खासियत है जो इसको सियारा से ज़्यादा बेटर डिज़ाइन बनाते हैं, एटलीस्ट इंडोर सेगमेंट। डोर के मामले में तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सीट्स जो हैं वो बैठ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो पेडल्स आए हुए हैं ना, ये इनके ऊपर ग्रिप बहुत अच्छी खासी है। तो मेटालिक पेडल्स हैं ज़रूर और स्पोर्टी कैरेक्टर एड ऑन करते हैं, बट इनके ऊपर ग्रिप जो है वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है वाइल ड्राइविंग। सो इस टाइम कि हम लोग चले छोटी सी ड्राइव पे जिसमें लंबा सा रिव्यू आपको बता सके। और हाँ गाइस, यार मैं क्या देख रहा हूं, आप में से इतने कम लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, केवल 6%। यार कुछ भी नहीं है 6%। सब्सक्राइब इट स्ट्रेट अवे, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछिए, आई विल बी सॉल्विंग एवरी ऑफ योर क्वेरी। चलिए ड्राइव पे चलते हैं। So guys, हम चला रहे हैं नई सेल्टॉस इन द बैंगलोर। तो बैंगलोर की खासियत यह है कि आपको मिलता है जबरदस्त ट्रैफिक, और आप जो है वो गाड़ी की समझ अगर थोड़ी सी भी रखते हो तो आपको ये रियलाइज हो जाता है कि भाई ये गाड़ी प्रैक्टिकल है, सेंस बनाती है, क्या मुझे ये एक अर्बन कम्यूट के लिए खरीदनी चाहिए कि नहीं। इसका स्ट्रेट जवाब मैं आपको दे देता हूं विदाउट इवन आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दिस कार इज रिलायबल, दिस कार इज कंफर्टेबल, दिस कार इज एक्चुअली मेंट फॉर सिटी ड्राइव। हाँ ये जरूर है कि जो मैं इंजन अभी फिलहाल चला रहा हूं, इट इज अ 1.5 लीटर TGDI इंजन। बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली इस इंजन को खरीदते हैं। कौन सा इंजन ज्यादा प्रेफर किया जाए? दैट इज 1.5 लीटर जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, और जब भी मीडियम ड्राइव्स होगी ना वो हमेशा इग्नोर किया जाता है। वो इंजन क्रेटा में Hyundai भी इग्नोर करती है, वो इंजन जो है वो किया में, सेल्टॉस में किया भी इग्नोर करती है। और इसका रीजन ये है क्योंकि सब अपनी स्पोर्टी कैरेक्टर, ज्यादा बेटर परफॉर्मिंग गाड़ियों को दिखाना चाहते हैं। उसके मार्क्स भी मैं बता दूंगा, लेकिन क्योंकि हम इस इंजन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे ये इंजन बहुत स्मूथ है, बहुत मैं कहूंगा कि अंदर तक कोई भी वाइब्रेशन ऐसा है ही नहीं। आपको पूरे स्टेयरिंग पे, कॉलम पे या फिर गियर लीवर पे, इनफैक्ट पेडल पे भी जो है वो कहीं पर भी वाइब्रेशन महसूस नहीं होती। इसका डैशबोर्ड हो या विंडो पैनल हो, कहीं भी आपको जो है वो हार्शनेस महसूस नहीं होगी, एंड दैट इज फॉर श्योर। इसको अच्छे मार्क्स में देना चाहूंगा एटलीस्ट इन द NVH सेक्शन, क्योंकि कोई ऐसा नॉइज वगैरह नहीं है। अभी भी 70 की स्पीड पे चल रहा हूं और तकरीबन 1200 RPM पे क्रूज कर रहे हैं। गाड़ी के अंदर जो है वोकल्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगती है। एंड स्पेशली कोरियंस को आती है समझ, उनको आता है कैसे इंजन को रिफाइन किया जाता है, कैसे इंजन को और ज्यादा मास्टर किया जाता है। तो नो मैटर, दिस इंजन इज हैविंग NVH लेवल्स एज ऑफ नाउ। और अगर मैं इसको सियारा से कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि मुझे अच्छे मार्क्स एक्चुअली किया सेल्टॉस को ऑफर करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द इंजन इट ऑफर्स। अब इस इंजन की खासियत तो मैंने आपको बता दी कि ये कितना रिफाइंड है, परफॉर्मेंस के मामले में अच्छा है, बट ये जो DCT जैसे ही प्ले हो जाता है ना, तो उसके साथ में या किसी भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में हल्का सा लैग आता है। तो मैं अगर थ्रॉटल रिस्पॉन्स अभी दे रहा हूं तो हल्का सा टाइम लगेगा, बट इट कीप्स ऑन गोइंग और ये क्रूज करती ही चली जाती है, फिर तो मजा आता है। तो मैंने इसको तकरीबन 170 km/h की स्पीड तक टेस्ट किया था। आज उससे ज्यादा मेरी क्षमता नहीं है कि मैं पब्लिक के बीच में इतनी तेज और गाड़ी चलाऊं, तो 170 पे एक बार अचीव करी, बहुत इजीली जो है वो आ गई
वापस नॉमिनल स्पीड पे। तो ये इंजन अच्छा है। ट्रांसमिशन की खासियत ये है कि एक बार वो हल्का सा लैग, जो हल्का सा जर्क होता है ना, उसको लेने के बाद में फिर बहुत स्मूथ है। और जितने भी आरपीएम रेंजेस ये बढ़ती हुई चले जाते हैं 2000, 3000, 4000 पे, कहीं पर भी गियर चेंज होते हुए नजर आते नहीं है, क्योंकि ये डीसीटी ट्रांसमिशन है। इस मामले में Hyundai और किया काफी टाइम से प्रूव कर चुकी है अपने आप को कि दे मेक वन ऑफ द बेस्ट डीसीटी ट्रांसमिशन जो ज्यादा रिलायबल हो। पीछे कमियां जरूर आने लगी थी, एल्केजार वगैरह में कमियां थी, ओवरहीट हो जाते थे, इसके डीसीटी में काफी प्रॉब्लम थी, बट वो प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से केटर किया है Hyundai ने एज वेल एज किया ने। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि इन डीसीटीज में कोई एक्चुअली प्रॉब्लम रहेगी। अब मैं क्योंकि हाईवे पे चला रहा हूं एंड दीज सस्पेंशंस आर गुड फॉर हाईवे ओनली, तो मैं आपको हाईवे पे रिव्यू दे देता हूं। स्टेबल है गाड़ी, मतलब इतनी स्टेबल है कि एक टाइम पे तो आपको रियलाइज होगा कि बॉडी रोल ऑलमोस्ट ना के बराबर सी है। गाड़ी बहुत स्टेबल है भाई, मतलब ये स्टेबिलिटी के मामले में मैं इसको बहुत अच्छे मार्क्स दे सकता हूं अनडाउटेडली। और ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास में क्रिएट हुई ना कि आपके पास में हल्का सा ही मार्जिन है, उसी मार्जिन में से आपको गाड़ी को निकालना है, अनडाउटेडली एसयूवी होने के बावजूद भी आप उस रिस्क को ले लोगे। तो वो जो रिस्क फैक्टर है इन दिस कार यू कैन एक्चुअली टेक इट, क्योंकि राउंड द कॉर्नर्स हो या वैसे भी अगर आप उबड़ खाबड़ सड़क पे चल रहे हो तो ये सस्पेंशन सही है। बट ये सस्पेंशन थोड़े हार्ड है भाई सिटी के लिए। सिटी कम्यूट अगर आप कर रहे हो तो ये सस्पेंशन से थोड़ा आपको बचना पड़ेगा, और मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप डीजल इन दैट सेंस ले सकते हो। गाड़ी के ऊपर काम किया गया है पहले वाले से और अभी वाले में, जो है सस्पेंशन का फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पुराने वाली सस्पेंशन थे वो बहुत ज्यादा स्टिफ थे और वो परेशानी क्रिएट करते थे। वो सोनेट में आज भी प्रॉब्लम है, बट उन्होंने अच्छे से केटर किया उसको सिरोस में एज वेल एज क्लैविस में। तो क्लैविस में वो ट्रांसफर नहीं होने दी, सिरोस में ट्रांसफर नहीं होने दी वो प्रॉब्लम। अब ये बेहतर कर रही है, अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो सस्पेंशन अनडाउटेडली ओके, और हाईवेज के लिए ओके हैं इन दिस इंजन। और 1.5 एंड 1.5 डीजल और पेट्रोल, उसमें वो सस्पेंशन मुझे लगता है कि उसमें कोई परेशानी आएगी नहीं। तो ये अगर आपका बहुत ज्यादा ट्रेवल है ना भाई, आप हाईवेज पे रहते हो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, ये इंजन आपको भरपूर मजे दिलाएगा, भरपूर आपको फील कराएगा कि भाई मैं आई एम फुल ऑफ पावर। तो वो कमी मुझे महसूस नहीं होती। मुझे महसूस ये हुआ कि यार ये जो ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करे। और अभी तो ये ओवरहीट इतना ज़्यादा कर रही थी कि उसका जो ऊपर का बोनेट है वहाँ पे हाथ रख पाना तो एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हो, आप एक ही फ्लो में जा रहे हो 500-600 किलोमीटर, तब मुझे लगता है कि थोड़ा ऐसा ना हो कि आपको हॉल्ट्स जो है वो ज़्यादा लेना पड़े। अगेन मैं वापस आता हूँ अंदर, गाड़ी के अंदर आता हूँ। गाड़ी के अंदर जो है वो कंफर्ट के बारे में बात करते हैं। ये सीट्स जो है वो अच्छी सीट्स हैं। अंडर थाई सपोर्ट की प्रॉब्लम जो थी वो भी रिजॉल्व हो गई है, और अब आप अंडर थाई सपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर लेते हो। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहता इलेक्ट्रॉनिक सीट्स के, बट अंडर थाई इज समथिंग जो आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ में कर सकते हो। सियारा में भी आप अंडर थाई सपोर्ट कर सकते हो, बट दैट इज मैनुअल। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक मिलती है, और सियारा में एक्चुअली में पैसेंजर साइड भी आप अंडर थाई सपोर्ट कंट्रोल कर सकते हो, जो कि यहाँ पर नहीं है। एंड द सैड पार्ट इज, इधर जो है वो इलेक्ट्रिक सीट्स आपको पैसेंजर साइड नहीं मिलती है, तो एडजस्टमेंट जो है वो आपको मैनुअल ही करने पड़ेंगे। तो ये बेनिफिट आपको सियारा में जरूर मिलेगा। यहाँ पर कंफर्टेबल सीट्स इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक तो ये वेंटिलेशन के साथ में ऑफर हो रही है, और दूसरी चीज ये है कि जब भी आप इस गाड़ी को लेके निकलोगे तो मतलब सीट्स आर समथिंग जिसकी वजह से फटीग नहीं आने वाला। तो लंबे सफर पे आप चलो, आप जा रहे हो फॉर दैट मैटर 800-900 किलोमीटर आपको चलाने हो, गाड़ी आप ही को चलानी है, 1-2 हॉल्ट्स के साथ में, ये सीट्स में कोई प्रॉब्लम है नहीं एक्चुअली। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इस बात को कह सकता हूँ कि ये जो सीट्स हैं वन ऑफ द बेस्ट हैं इन द सेगमेंट। अब स्टीयरिंग फीडबैक के बारे में बात कर लेते हैं। स्टीयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा है, फालतू का प्ले नहीं है। वो जो परेशान करती है ना, कभी कभी टाटा कर देती है कि उनकी गाड़ियों में प्ले ही चला जाता है। रेनो के साथ में सबसे ज्यादा इश्यूज हैं, उनकी गाड़ी में प्ले ही नहीं होता स्टीयरिंग में। यहाँ पर वो समस्या नहीं है। तो भाई मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि ये स्टीयरिंग व्हील जिस तरीके से इसको कैलिब्रेट किया है, वन ऑफ द बेस्ट है। तो वो जो एमेलगम है ना, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इसके अंदर भी वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे आप स्पीड को लो करते चले जाओगे ना, वैसे वैसे इसका जो सेंसिटिविटी लेवल है वो हाईयर मार्क्स पर चले जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई किया के अंदर। माइलेज की बात ज़रा कर लेते हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है कि बहुत लोगों की
फेवरेट टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। माइलेज में यार पता क्या है, ये गाड़ियाँ आर नॉट मेंट फॉर माइलेज। मुझे लगता है सिटी में 9-10 से ज़्यादा माइलेज आपको दे भी पाएंगी। अगर आप लाइट फुट चला रहे हो तब भी आप खींच के 11-12, तो ये वो वाला इंजन है, उस तरीके का इंजन है। तो आप इससे माइलेज एक्सपेक्ट ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके अंदर भी वो जो दिमाग में माइलेज को लेके हमेशा से कॉन्शियसनेस बनी रहती है ना, वो पीस ऑफ माइंड ही डेवलप कर देगा अगर आप ये जान लोगे कि इस गाड़ी के अंदर माइलेज नहीं मिलता है। इनफैक्ट अगर आप इसका 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी लेते हो, वो भी कोई बहुत धुरंधर माइलेज नहीं आपको ऑफर कर देगा। वो भी 12 के आसपास, 13 के आसपास आपको माइलेज ऑफर कर देगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपने इसका डीजल चला लिया देन यू विल गो क्रेजी, और आप डीजल ही बाय करोगे क्योंकि उसका माइलेज ही ऐसा भाई, वो 18-19 का माइलेज तक भी निकाल देती है सिटी में अगर आप मैनुअल ऑप्ट कर रहे हो। दैट इज द काइंड ऑफ माइलेज दैट इंजन ऑफर्स। तो सेल्टॉस में, फॉर दैट मैटर क्रेटा में, सिरोस में, और ये तमाम गाड़ियों में, वेन्यू वगैरह में, सोनेट में, इन सभी में माइलेज की शिकायत केवल पेट्रोल में है, डीजल में है ही नहीं। तो आप इसको डीजल में ले सकते हो अगर आपका कम्यूट बहुत ज्यादा है एंड ऑब्वियस रीजंस की वजह से आपको अगर सीएनजी नहीं खरीदनी है तो माइलेज अगेन 9-10 के करीब ही आपको मिलने वाला है। पावर, इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं ब्रेकिंग एफिशिएंसी की, फिनोमिनल भाई, गुड जॉब डन बाय किया। बस वो कैलिपर का पेंट्स वगैरह थोड़ा संभाल लेना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, लेकिन लिटरली वहां पे अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। विजिबिलिटी के मामले में भाई एक नंबर है, मतलब बोनेट जो है वो मुझे विजिबल हो रहा है, डायगोनल मुझे देखना है, सीधा देखना है, दोनों तरफ जो है वो विजिबिलिटी एक नंबर है, कोई परेशानी नहीं, कोई शिकायत नहीं। पतला ए पिलर है तो ओआरवीएम भी जो है पीछे का थ्रो बहुत बड़ा दे देता है। ओआरवीएम जो है वो ज्यादा हॉरिजॉन्टली बना हुआ है, पीछे पिछली वाला जो था वो ज्यादा स्क्वायरिश था, तो वो जो विजन ये ऑफर कर रहा है वो विजन वो ऑफर नहीं कर सकता था। पीछे भी अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूं तो ठीक है, उससे भी कोई शिकायत नहीं है, एकदम स्ट्रेट विजन जो है वो मुझे मिल रहा है, ऐसा स्लैंट नहीं है जैसे आप जनरली और गाड़ियों के अंदर देखते हो। तो बिल्कुल सीधा है पीछे का शीशा भी, तो ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है। बाकी एयर कंडीशनिंग यूनिट पहले वाली ही है, कंप्रेसर सेटअप या मैकेनिकल पार्ट्स जो पुराने वाली गाड़ी में लगे हुए थे उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड किया होगा मोस्ट लाइकली, तो उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं है। चेंजेस केवल इसके चैसी में है, और चैसी आपको बढ़िया क्वालिटी दे रही है, राइड एंड कंफर्ट आपको ऑफर कर रहा है, ड्राइव क्वालिटी जो है वो बेहतरीन दे रही है, और इसके साथ साथ आपको जो है वो सेफ्टी पैरामीटर्स में मुझे लगता है कि अब ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई होगी। ये नया प्लेटफॉर्म है तो ज़्यादा सेफर भी जो है वो काउंट हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप नया प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हो आप हमेशा इंजीनियरिंग इस तरीके से करते हो कि वो पुराने वाले से ज़्यादा बेहतर हो, पुराने वाले से लेसन्स लेके जो है वो आप नए वाले के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है फिलहाल, और कुछ फैक्टर्स बचे नहीं हैं। जनरली अगर मैं यहाँ पे हाथ वाथ के बारे में बात करूँ तो इजीली मैं मूव कर सकता हूँ, सारे बटन्स वगैरह जो है वो मेरे हाथ के आसपास ही है, कोई भी ऐसा पार्ट जो है वो है नहीं जिसको मुझे शिकायत करनी पड़े। मटेरियल पार्ट और बाकी चीज़ें जो है वो अच्छे हैं, और उनमें मैं ज़्यादा मार्क्स नहीं काट पाऊँगा, क्योंकि मटेरियल क्वालिटी में एटलीस्ट, मैकेनिकल पार्ट्स में और रिलायबिलिटी में, साथ ही साथ आफ्टर सेल सर्विसेज में, ये 4 पैरामीटर्स ऐसे हैं जहां पर ये विदाउट एनी डाउट टाटा सियारा को मात देने के लिए सक्षम है, पीछे कर सकती है। बट ऑब्वियसली उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी भयंकर रही है ना टाटा की, कि फोमो डेवलप्ड क्रिएट कर रही है वो इस टाइम की। कोई मुझसे ये ना पूछ ले बाद में, अरे यार सेल्टॉस लेके आ गया, सियारा लेके आनी चाहिए थी। तो ये जो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसकी वजह से लोग जो है वो टाटा सियारा की तरफ ज्यादा जाएंगे। नो डाउट दैट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी कैन एक्चुअली होल हार्टेडली रिकमेंड टाटा सियारा टू एनी पर्सन इन दिस सेगमेंट। और थोड़ा सा प्राइसिंग को लेके ज़रूर मुझे लगता है कि टाटा ने हल्का ओवर प्राइस रखा गया है, और अगर आप यहाँ पर देखो तो किया की प्राइसिंग जो है वो कंपेटिटिव रहेगी, एग्रेसिव रहेगी एज पर द मैनेजमेंट, क्योंकि हमारी बात हुई है पीछे और उन्होंने ये बोला कि आप थोड़ा शॉक्ड हो जाओगे जब आप इसकी प्राइसिंग जानोगे। तो अगर वो 10.99 लाख रुपीस से नीचे प्राइसिंग अगर रखते हैं तो फिर ये एक सॉलिड बाय बनती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। फिर इसके हिट होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, एक दो चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रिक बूट है, या आगे की जो फ्रंट ग्रिल है और वो जो लैम्प्स है वो फोटोजेनिक ना होने की वजह से ना लोगों को ऐसा लगता है कि यार बहुत अजीब सा डिज़ाइन है, बट जब आप इसको रियल में देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि यार गाड़ी ठीक है, बन रही है, अच्छी लग रही है देखने में। सो दिस इज द ड्राइव रिव्यू। लेट्स टेक यू टू द अदर पार्ट्स, और वहाँ पे भी प्रोज एंड कॉन्स जानते हैं कौन सी चीज़ों में कमी है और कौन सी चीज़ आपके लिए बनी है।
तो दोस्तों हम ड्राइव से तो आ चुके हैं, अब इसके बाहर के डिजाइन के बारे में बात करेंगे, बट इन डेप्थ क्या क्या चीजें हैं जो ड्रॉबैक्स हैं इस गाड़ी के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ये एक्चुअली टाटा सीआरएस से ज्यादा बेटर लगती है, क्या ये फोटोजेनिक है कि नहीं, चले जानते हैं। चले गाइस, सबसे पहले तो डिजाइन फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं। देखो क्रेटा से तो बहुत अपडेटेड नजर आती है और लंबी तो डेफिनेटली ये है, और भाई सियारा से भी ये लंबी है। 4.4 मीटर की लेंथ हो गई, जो 4.3 सेगमेंट था ये उससे भी बढ़ के जो है वो इसके पास में लेंथ है अभी। लेकिन इस लेंथ का जो है वो ढंग से इस्तेमाल एक्चुअली किया कर नहीं पाई, मुझे ये थोड़ी सी शिकायत जरूर है। बट ये देखो जिस तरीके का डिजाइन है ना भाई, लिटरली अच्छा लगता है। और स्पेशली जब आप यहाँ से देखते हो ना, आपको ये लगेगा कि यार ये क्या बना दिया, लेकिन ये फोटोजेनिक एक्चुअली नहीं है। रियल में जब आप इसको देखोगे 10 बार नोटिस करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार डिजाइन में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, अननेसेसरी का हेट मिल रहा है। और ये फोटोज में आपको रियलाइज होगा, फोटोज में ऐसा लगेगा कि यार सच में डिजाइन में कुछ तो कमी है, कुछ तो इसकी लाइट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो अभी तक नहीं देखी है और अचानक से आपको देखने को मिल गई है। देखो सबसे पहले तो ये DRLs 5 पार्ट में लिट होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनकी डेप्थ जो है वो कम होती चली जाती है, ये सबसे पतला है। अब ये जो DRLs हैं वो बाई फंक्शन भी है, ये वाला स्पेशली तो टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर वाला जो है वो हाई बीम के लिए प्रोजेक्टर दिया गया है और नीचे ऊपर वाला लो बीम के लिए और नीचे वाला हाई बीम के लिए। अब यहाँ से देखो ये जो पूरा ग्रिल का पार्ट है ना, यहाँ तक आपको ऐसा लगेगा कि ग्रिल के अंदर ही हेडलाइट यूनिट जो है वो दे दी गई है। तो ये पूरी ग्रिल है और ग्रिल में हल्का सा पार्ट काट के हेडलाइट जो है वो दे दी गई है। और यहाँ पर भी आपके पास में क्रोम है, हल्का सा डी क्रोम किया हुआ है, अच्छा है ये। अनलाइक हेक्टर भाई, उसका डिजाइन ग्रिल का सच में मुझे लगता है कि बहुत बहुत अनकन्वेंशनल डिजाइन है उसका। नीचे से अगर आप देखोगे तो आपके पास में है ये लैंप और ये एलईडीज का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों ही पार्ट में एलईडीज ऑफर की गई है। ये थोड़ा नीचे है फॉग लैंप यूनिट, यार यहाँ पर होना चाहिए था इसका फॉग लैंप यूनिट, बहुत चांसेस है कि नीचे से टकरा जाए। अब OEM जो है वो बहुत ज्यादा अब हर जगह पियानो फिनिशिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। पियानो फिनिश नो डाउट प्रीमियम कैरेक्टर देती हैं, एड ऑन करती हैं, बट पियानो फिनिशिंग एक्चुअली में प्रैक्टिकल नहीं है भाई। आप देखो साइड प्रोफाइल में, यहाँ से भी पूरे व्हील आर्चेस में पीछे तक जितनी भी प्लास्टिक क्लैडिंग है सब पियानो फिनिशिंग में ऑफर कर दी गई है। अब यही समस्या है इनके साथ में कि ये स्क्रैचेस रेजिस्ट नहीं कर पाती हैं, और स्क्रैचेस रेजिस्ट करना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं। साइड का भी आपके पास में ऑफर किया गया है, ताकि आप किसी ऐसी जगह से निकल रहे हो जो बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत कंफ्यूजिंग है, तो ये सेंसर जरूर काम देगा। अच्छी बात, द गुड पार्ट इज ये 360 डिग्री कैमरा बहुत सपोर्टिव है भाई, सच में कमाल का 360 डिग्री कैमरा बनाया है। मैं हमेशा टाटा को कॉम्प्लीमेंट करता था फॉर 360 डिग्री कैमरा, बट फाइनली किया का 360 डिग्री कैमरा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं अंदर चल के बताऊंगा। यहाँ पे आपके पास में ये व्हील्स हैं, कैलिपर्स आई डोंट नो हु सजेस्टेड देम कि आपको नियॉन कलर के कैलिपर्स रखने हैं। कोई रिजेंबलेंस एक्चुअली है ही नहीं बॉडी कलर से। हम अक्सर जो है वो जो यूनिवर्सल कलर है ना कैलिपर का, अगर आपको स्पोर्टी कैरेक्टर डालना है वो है रेड, और नियॉन आप तभी डाल सकते हो, वो बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है कलर वाइज। तो आपको कलर देखना पड़ेगा गाड़ी का क्या है, उसके बाद फिर आपको जो है वो कैलिपर्स यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। सो इसीलिए नियॉन कलर जो है वो जम नहीं रहा है इन कैलिपर्स के ऊपर। हालांकि ये मैकफर्सन स्ट्रट्स इस्तेमाल कर रही है और 215 सेक्शन के टायर्स हैं, 55 रेडियल 18 इंचेस के ही हैं टायर्स। और यहाँ तक अगर आप देखो पीछे तक व्हील बेस जो है वो काफ़ी बड़ा है, बट इसी का एडवांटेज भी जो है वो ज़्यादा अंदर आपको स्पेस में नज़र नहीं आता है। URVM का डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ आप देखना इस ORVM में ना बॉडी कलर भी है और ये टर्न इंडिकेटर भी है, एंड ये 360 डिग्री कैमरा को सपोर्ट करने के लिए ये वाला कैमरा भी है। फ्लश डोर हैंडल्स जो है प्रैक्टिकल है क्योंकि ये पॉप आउट हो जाते हैं, और B पिलर जो है ऐसा ब्लैक है। A पिलर के ऊपर जो है वो आपके पास में पियानो फिनिशिंग है, और ये जो C पिलर है यहाँ पे फ्लोटिंग डिज़ाइन फिलॉसफी दी गई है। थैंकफुली इसको जो है वो क्रोम नहीं किया गया। लोअर वेरिएंट्स में मुझे लगता है कि ये क्रोम हो जाएगा, बट अपर वेरिएंट में तो ये क्रोम नहीं है, जो कि अच्छा लग रहा है। रियर प्रोफाइल से ये बहुत सुंदर लगती है, और न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि रियर प्रोफाइल से ये सियारा की कॉम्पिटिटिव नज़र आती है। बहुत विड्थ है यार, बहुत वाइड है ये, और जो ये लैंप्स है ना बहुत प्यारे लगते हैं, यहाँ तक जाते हैं डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, और ये लैंप्स सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। कनेक्टिंग सी अपील दे रहे हैं, बट कनेक्टिंग है नहीं। नीचे भी अगर आप देखोगे तो आपके पास में रिफ्लेक्टर है एंड लैंप्स हैं। 6 पार्किंग सेंसर्स आपको इधर भी देखने को नज़र आएगा। यहाँ पर जो है वो किया की बैजिंग है, GT लाइन की बैजिंग आपको इधर ऑफर होती हुई नज़र आएगी। बट अप्रोच एंगल अगेन बढ़िया है, अप्रोच एंगल में भी समस्या नहीं आएगी। आप रैंप वगैरह पे अपने खड़े करना चाहते हो
या निकालना चाहते हो तो इंक्लाइंड जो है वो ज़्यादा परेशान करेगा नहीं। पीछे आपके पास में रिवर्स के लैंप है, दोनों ही रिवर्स लैंप है। यहाँ पे जो है वो हाइड किए गए हैं ये वाइपर, अगर आपको नज़र आ रहे हो तो बहुत अच्छे से हाइड किए हुए हैं। और ये जो है वो स्पॉइलर यूनिट काफ़ी आगे तक स्ट्रेच हो रही है, गिविंग इट अ स्पॉइलर लाइक रिजेम्बलेंस। और इसीलिए ये वाला जो स्पॉइलर है ज़्यादा स्पॉइलर जैसा फील हो रहा है। जनरली कंपनी जो है वो आधा बना देती है, उसका स्पॉइलर कंसिडर कर लेती है, बट वो होते नहीं है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, बहुत बड़ी लैंप है यार, ये देखो यहाँ से यहाँ तक। तो ये रात में जलती हुई काफ़ी नज़र आती है। थैंकफुली यहाँ नहीं दी, अच्छा हुआ यहाँ पे जो है वो नहीं दी, वरना वही क्रेटा वाला हाल होता जो पुरानी प्री फेस लिफ्टेड में उन्होंने ब्रेक लैंप इधर दे दी थी। 360 डिग्री कैमरा इधर भी है। यहाँ पर आपके पास में रिक्वेस्ट बटन है। द सैड पार्ट इज इट डजंट कम्स विद इलेक्ट्रिक बूट, कोई जेस्चर कंट्रोल वगैरह यहाँ पर भी नहीं है। बूट स्पेस पहले से बड़ी है, तकरीबन कितना 13-14 लीटर के करीब जो है वो बूट स्पेस बड़ी है। और बूट स्पेस जो है वो देखो यहाँ से ना काफ़ी ऊंची रखी गई है, तो ये बहुत ऊपर नज़र आती है। लोडिंग लिप ऑलमोस्ट ज़ीरो है, कुछ है ही नहीं लोडिंग लिप यार। ये 447 लीटर का बूट महसूस होता है। आपके पास में लैंप है, वही शेयरेबल है, पुराने वाली ही जो है वो शेयर की गई है। और पीछे से 60:40 में स्प्लिट होने वाली ये सीट्स हैं। सामान आपको काफ़ी सारा देखने को नज़र आएगा, अभी भी मैंने रखा हुआ है। ऊपर पार्सल ट्रे है। कुछ डिज़ाइन में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, आपको ये रेगुलर बूट जैसी ही नज़र आएगी। इसमें कोई इनोवेशन ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है कि बूट में कुछ अलग से प्ले कर दिया। जैसे टाटा वगैरह में अगर आप देखो तो उसके नीचे यहाँ पर कोई भी स्पेयर व्हील नहीं है। स्पेयर व्हील यहाँ पर भी छोटे साइज़ का आपको ऑफर किया गया है विदाउट एनी अलॉय, तो नीचे नहीं है। उसमें भी CRM में एकदम बॉडी के नीचे मेरे ख्याल में दिया गया है, तो प्लेन है उसकी बूट भी। थोड़ा सा अलग चीज़ें जो है वहाँ पर समझ में आती है। शायद वो प्लान कर रहे हैं उसको आने वाले टाइम में CNG में, या वो उन्होंने बताया था कि वो हाइब्रिड भी प्लान जो है वो कर रहे हैं उसके साथ में, या वो प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें हाइब्रिड भी प्लान की जा सकती है। इंटीरियर्स में चलते हैं। यहाँ पे देखो ये जो फ्लश डोर हैंडल्स है ना, काफ़ी प्रैक्टिकल साबित होते हैं, स्पेशली क्योंकि ये पॉप आउट होते हैं अनलाइक सियारा या एनी अदर कार इन दिस सेगमेंट। और ये पॉप आउट होते हैं इसीलिए आपके पास में अगर दूसरे हाथ में सामान भी है तो आप इसको ईजिली खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपके पास में ये कुछ इस तरीके का डोर है या विंडो पैनल है, और यहाँ पर जो है वो कंट्रोल्स आपके पास में और भी होंगे बहुत सारे, या नीचे जो है वो विंडो कंट्रोल्स हैं, चाइल्ड लॉक है। तो यहाँ पर हालांकि आपके पास में जो है वेंटिलेटेड सीट्स एंड मेमोरी सीट का फंक्शन है, थैंकफुली वो यहाँ पर जो है वो नहीं दिया है। और ये चीज़ बहुत सॉलिड करी, अच्छा हुआ कि किया ने यहाँ पर ऑफर नहीं किया। बट यहाँ पर 10 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव है एक्चुअली, क्योंकि लंबार सपोर्ट हो गया या अंडर थाई सपोर्ट हो गया, ये तमाम चीज़ें जो है वो और गाड़ियों के अंदर नहीं ऑफर की जा रही है। इधर जो है वो जितने भी पेडल्स हैं उनके ऊपर मेटालिक फिनिश दी गई है, क्योंकि ये स्पोर्टियर वर्जन है, GT लाइन है। ये हेडरेस्ट जो है वो बहुत कंफर्टेबल है भाई। डिज़ाइन में भी, डिज़ाइन लेआउट भी इनका अच्छा है, प्रैक्टिकल भी साबित हो रहे हैं, और ओवरऑल अनकन्वेंशनल डिज़ाइन होने की वजह से ये लोगों की पहली पसंद बनेगी भी। पीछे अगर आप देखोगे तो इसका प्लास्टिक भी ऊपर तक स्ट्रेच होता है, तो पीछे से भी इसका जो अपील है, जो सुंदरता है वो कम नहीं होती। इनग्रेस करना बहुत ईजी है गाड़ी के अंदर। मैं यहाँ से इंजन स्टार्ट बटन देखो यहाँ पे दिया गया है, दबा देता हूँ ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, और इसको कर देते हैं बंद। वैसे इस वाले पैनल पे ना ये देखो यहाँ पर पूरे में एम्बिएंट लाइटिंग है, ये देखो आपको नज़र आ रही हो, ये पूरी एम्बिएंट लाइटिंग है। इधर भी हल्का सा पार्ट जो है एम्बिएंट लाइटिंग का है, और इधर भी आपको पार्ट जो है वो एम्बिएंट लाइटिंग का नज़र आएगा। अब ये जो स्टीयरिंग व्हील है कम्प्लीटली नया है, इसको भी थोड़ा स्क्वायरिश रखा गया है, और नई डिज़ाइन फिलॉसफी जो किया गई है ना वो यही कहती है कि स्टीयरिंग व्हील जो है वो थोड़ी स्क्वायर होने चाहिए। जैसे सिरोस के अंदर भी है, वहाँ पर भी आपको थोड़े पतले ही थोड़ा ऐसा स्क्वायरिश शेप का ही जो है स्टीयरिंग व्हील देखने को नज़र आता है। यहाँ आप देखोगे तो आपके पास में जो बटन्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे जनरली किया जो है वो ऑफर करती है और गाड़ियों में भी। जैसे यहाँ पर जो है वो कंट्रोल्स दिए गए हैं, और यहाँ से MID के जो कंट्रोल्स है वो ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप C में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मेन्यू का बटन है, तो मैं यहाँ से दबाऊंगा तो आप देखो ना डिस्प्ले पे जो है वो चेंजेस नज़र आ रहे हैं। जैसे टायर प्रेशर है अभी, तो अलग अलग मोड्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और ये है रेडार, या फिर मैं कहूँ कि ये एक्चुअली एडास का है, और ऊपर जो है वो अलग अलग पोजीशन पे आप इसको सेट कर सकते हो। यहाँ से स्मार्ट क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड बटन्स हैं, कॉल पिकअप एंड ड्रॉप के बटन्स हैं। पीछे जो है वो आपके पास में यहाँ पर इधर जो है वो
पेडल शिफ्टर्स ऑफर किए गए हैं। थैंकफुली ये जो है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही फॉर्मेट में, टिल्ट एंड आई थिंक टेलीस्कोपिक, यस, तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही फॉर्म में ये आपको ऑफर होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये पीछे देख रहे हो आप, ये टर्न इंडिकेटर हो या फिर दूसरी तरफ रिवर्स ये लैंप हो, ये ना आपके पास में यहाँ पे पियानो फिनिशिंग है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम कैरेक्टर ज़रूर ऐड ऑन कर दे रही है। हालांकि इसके जितने भी बटन्स हैं ना वो इधर दिए गए हैं, जैसे हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक एंड हेडलाइट लेवल है इन सब के। डबल अनलैच मैकेनिज्म नहीं आता इंजन पे एक्सेस करने का, और बहुत गर्म हो जाता है भाई इंजन इसका। तो ये जो स्क्रीन है ना गाइस, ये इसका लेआउट तो मुझे पसंद आ रहा है। ये हालांकि वही आपको जो थीम है ना वो सिरोस वाली याद दिलाएगी। पहले में इंफोटेनमेंट सिस्टम, फिर आ जाता है ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फिर इधर जो है वो आपके पास में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये तीनों जो है वो स्क्रीन एक 30 इंच की स्क्रीन बनाती है और पैनोरामिक स्क्रीन बनाती है। ऐसा लगता है देखने में कि बहुत बड़ी सी है, एक ही यूनिट है, लेकिन है नहीं। देखो यहाँ पे जो सेपरेशन है और एक इधर सेपरेशन है स्क्रीन में, तो एक स्क्रीन तो नहीं है और एक स्क्रीन पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अगर एक पूरी स्क्रीन होएगी तो फिर अलग अलग फंक्शनैलिटीज कैसे उसमें ऑफर कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि ये स्क्रीन की टच सेंसिटिविटी अच्छी है और टच रिस्पॉन्स अच्छा है। लेआउट जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है, तो आपको पसंद आएगा। और नीचे जो बटन्स दिए गए ना वो मीडिया के बटन्स हैं, और इसके नीचे जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल के बटन है। 4 बटनों में क्लाइमेट कंट्रोल कंप्लीटली सॉर्ट कर दिया है, विच टाटा कुड नॉट डू इन सफारी। तो ये थैंकफुली यहाँ पे फिजिकल बटन्स ऑफर किए गए हैं, और इन फिजिकल बटन्स को ऐसे बनाया गया है कि ये पार्ट लगते हैं पूरे सेंटर कंसोल का, तो इसीलिए मुझे ये पसंद आए। और फिजिकल बटन्स होने बहुत जरूरी है यार। इधर भी देखो 3 आपके पास में USB-C टाइप केबल लगाने के लिए USB-C पोर्ट्स हैं, जिसमें से एक जो है वो वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का प्ले के लिए। हालांकि इस सिस्टम में वायरलेस भी दिया गया है फाइनली, काफी टाइम के बाद में वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन इधर है, जो गर्म नहीं कर रहा है फिलहाल, तो लंबे ट्रिप पे हो सकता है ये गर्म करे। ऑटो होल्ड, पार्किंग ब्रेक एंड पार्क असिस्ट, या फिर ये 360 डिग्री कैमरा, ये तीनों चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। देखो ये 360 डिग्री कैमरा की मैं पता है खासियत क्या बता रहा था, कि जैसे ही मैं स्टीयरिंग मोड़ूंगा तो आप देखना जो इसका मोशन है स्टीयरिंग मोड़ने पे, टायर्स देखना आप इसके, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप वाइस सिटी या कोई गेम वगैरह जो है वो खेल रहे हो। ये देखो मैंने लेफ्ट में घुमाई तो पूरे टायर जो है वो इस टाइम मुड़ चुके हैं, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। हालांकि और भी अच्छी लगती है अगर ये जो गाड़ी है वो बिल्कुल ऐसी होती जिस कलर में मैंने खरीदी है, तो ये थोड़ा सा और कस्टमाइजेशन हो जाता। ये जो गाइडलाइंस है ना ये आपको बताती रहती हैं कौन सा रेड जोन है, तो जब भी आप नजदीक जाओगे, फॉर एग्जांपल मैं उस दीवार के पास में जाता हूँ, देखो सामने दीवार है ना, उसके पास में जाऊंगा तो ये देखो बताती रहेगी कि कहाँ से लग सकती है आपकी गाड़ी। ये देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है, ये गाइडलाइंस और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है जैसे जैसे मैं पास जाऊंगा, और डार्क होती चली जाएगी। देखो अभी बिल्कुल रेड हो गई है, तो ये चीज़ मुझे पसंद आई है। पहले मर्सिडीज वगैरह में ही आया करती थी, लेकिन अब इसको बजटेड कार्स के अंदर भी जो है वो कर दिया, एंड दिस इज गुड नाउ। अब यहाँ पर जो ये वेंटिलेटेड सीट्स है ना वो काफ़ी प्रैक्टिकल बना दे रही है इन सीट्स को, तो मुझे समझ में आ रहा है। ये IRVM आपके पास में ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ में है। सन ग्लास होल्डर इधर जो है वो सन वाइजर दिया गया है विद दिस पार्किंग टिकट होल्डर। इस तरफ जो है वो आपके पास में वैनिटी मिरर है, बट कोई लाइट नहीं है। दोनों तरफ वैसे वैनिटी मिरर इज इंपॉर्टेंट भाई, ड्राइवर क्या डिजर्व नहीं करते क्या अपने आप को देखना, अपनी खूबसूरती को बढ़ाना। और यहाँ से आपके पास में ये पेनोरामिक सनरूफ है जो पीछे तक ओपन होती है, और यहाँ तक काफी सही ओपन जो है वो यहाँ से भी आपको होते हुए नजर आएगी, तो ये चीज़ मुझे पसंद आई। इसको बंद कर देते हैं। ये जो लैंप्स आप देख रहे हो ये देखो इनका थ्रो काफ़ी अच्छा है, अच्छी पोजीशन पे थ्रो देते हैं। यहाँ पर देखो मेरे हाथ पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये देखो इसका थ्रो है ना, तो ये टच रिस्पॉन्स के साथ में नहीं आते जैसे होंडा सिटी के अंदर हम देखते हैं, बट ठीक है। ओवरऑल फिनिशिंग वगैरह फील वगैरह जो है वो आपको ये ज़्यादा बेटर लगेगी सियारा के कंपैरिजन में। सियारा के अंदर जो प्लास्टिक है, या मैं कहूँ कि वो जो पार्ट्स हैं वो कहीं कहीं से जो है वो टूटे हुए नजर आएंगे, या अनइवन स्ट्रक्चर है। यहाँ पर वो नहीं है, मटेरियल क्वालिटी इज एट पार। यहाँ भी सॉफ्ट टच मटेरियल है, इधर भी मटेरियल ऐसा है कि ये सबमर्ज हो जाए। देखो यहाँ सॉफ्ट टच है, इधर नहीं है सॉफ्ट टच, लेकिन पता नहीं चल रहा, दोनों एक ही यूनिट लगता है, एक ही प्लास्टिक जैसा लगता है। यहाँ पर भी देखो हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है ताकि स्क्रैचेस वगैरह अट्रैक्ट ना करे, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई। अब सेकंड रो आपको दिखा देता हूँ। तो अभी ना गाइस मैं सेकंड रो में बैठा हूँ। अब यहाँ पर ना मैं पार्शियली बैठा हूँ, आधा इधर बैठा हूँ आधा इधर बैठा हूँ। अब इससे क्या है कि ये वाली जो सीट है, क्योंकि ये ड्राइवर सेंट्रिक है, मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई है, और ये बिल्कुल
डेड सेंटर पे अपने पीछे की तरफ है, तो अब आपको रियलाइज होगा कितना स्पेस एक्चुअली आपको मिलता है। तो यहाँ पे लेग रूम और नी रूम वगैरह जो है वो डिसेंट मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो गुड, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। शोल्डर रूम कुछ ऐसा आपको यहाँ पर देखने को नजर आएगा, ये देखो ये शोल्डर रूम है और डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ में ये आपके पास में हेडरेस्ट है। अब ये जो हेडरेस्ट है विंग्ड नहीं है, अभी मुझे जब से विंग्ड मैंने देखे हैं स्पेशली इन सिट्रोप असाल्ट और हैरियर सफारी, इनके अंदर जब से विंग्ड देखे हैं तब से भाई मैं विंग्ड का फैन हो गया हूँ। मुझे विंग्ड हेडरेस्ट जो है वो अब ज़्यादा पसंद आते हैं और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सेंस भी बनाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। हालांकि इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही है जब विंग्ड होते हैं ना तो आप इजीली सो सकते हो, आपको अपनी गर्दन में झटका वटका लगने का ज़्यादा महसूस नहीं होता, क्योंकि गाड़ी चल रही होती है और वो दोनों तरफ से जो है रोक के रखते हैं अपने हेड को, तो सो सकते हो आप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको ऑफर किया गया है विद दीज 2 कैन होल्डर्स, छोटे से कैन होल्डर है, इसके अंदर आप सामान वगैरह कुछ रख सकते हो, कोई मोबाइल वगैरह स्लॉट जो है वो दे दिया जाता तो और बेहतर होता। इनकी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं होती, बस ये ऐड कर देती है, लेकिन आपकी ओवरऑल यूटिलिटी स्पेस में यहाँ आप देख रहे हो, ये देखो ये चार्जिंग स्लॉट इधर ऑफर किया गया है, दिस इज 65 वॉट, और यहाँ पर जो है वो फास्ट चार्जिंग ऑफर किया गया है, इधर भी है, ये तो दोनों तरफ है USB-C टाइप। अब क्योंकि ये पतले पतले हैं, USB-C है, सपोर्ट करती है, तो जगह जो है वो काफ़ी बच जाती है इससे। यहाँ पर आपके पास में स्टोरेज स्पेस ये है, टाइट है बहुत ज़्यादा, तो आप लैपटॉप वगैरह रख सकते हो, लेकिन अगेन पीछे क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक है तो आपको ना हमेशा से डर रहेगा कि यार ये मेरे लैपटॉप को हल्का फुल्का डैमेज ना कर दे, वो चीज़ थोड़ा सा रहने वाला है। ये सनफोल्ड आप देखो यहाँ पे जो ऑफर किया गया है, एंड ये जो सनफोल्ड है बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है भाई ये, एंड सच में मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में क्या, इस सेगमेंट से छोटे वाली सेगमेंट में भी ये ऑफर कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली जब पीछे बैठ के जाती है ना, सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें सूरज से ही होती है, वो सो नहीं पाते हैं, रोशनी लग रही होती है, और इसीलिए ये सनशेड जो है वो प्राइवेसी कंसर्न के लिए भी ठीक रहते हैं। आप यहाँ पे ग्रैब हैंडल देख रहे हो, देयर इज नो कोट हुक, इधर इंडिविजुअल लैंप जरूर दी गई है, बट इस तरफ कोट हुक जरूर आपको मिलता है, तो आपके पास में केवल एक साइड ही कोट हुक नहीं दिया गया है, एक साइड दिया गया है। ये एडजस्टेबल सीट बेल्ट हैं जो आप अपने हाइट के हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ओवरऑल लिवेबल स्पेस है, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है जो आपको कुछ अलग नजर आए। हाँ, जब आप यहाँ से देखोगे ना, ये जो विजन आपको दिखाई दे रहा है, ये हेडरेस्ट जो है वो आपके विजन को ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो जब आप फ्रंट चल रहे हो आप तब भी अपने आप को एंगेज करने की कोशिश करते हो विद द फ्लो रोड के साथ में, तो वो विजन को ज़रूर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, बट एक अच्छा लुक भी दे रहा है, एक अच्छा अपील दे रहा है कि हाँ मैं किसी अच्छी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, तो ये चीज़ ज़रूर है। रात के बारे में आपको इसकी हेडलाइट एंड इसकी टेल लाइट के बारे में बताता हूँ। अब देखो जो इसकी हेडलाइट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर मेरे को भरोसा पूरा है, थ्रो बहुत अल्टीमेट है उनका, लंबे दूरी तक जो है वो थ्रो आपको ऑफर करती हैं। इसकी रियर लैंप रात में भाई क्या अमेजिंग लगती है यार, मतलब सच में काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे किया ने ऑन दिस टेल लाइट यूनिट्स। मुझे फ्रंट से ज़्यादा अपील में टेल लाइट यूनिट्स की ज़्यादा पसंद आ रही है, और ओवरऑल बहुत सारे पैकेजेस है। STK पैकेज जो है वो सबसे ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि उसमें STK प्लस भी है, STK प्लस ऑप्शनल भी है, STK नॉर्मल भी है और STK ऑप्शनल भी है, तो 4-5 वेरिएंट तो उसके STK ही हो जा रहे हैं। फिर STX आता है, फिर GT लाइन आता है, फिर उसके बाद में X लाइन वेरिएंट जो है वो आता है फाइनली टॉप ऑफ द लाइन में, या GT लाइन भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब देखो क्या ये सेंस बना रही है टाटा सियारा के सामने। देखो वो लोग जो एक बार सियारा को दिमाग से परखेंगे, अपने अंदर का जो फोमो है वो निकाल कर एक बार टाटा को छोड़ के एक बार किया सेल्टॉस की तरफ आएंगे, तो उनको रियलाइज़ होगा कि ये मैच्योर प्रोडक्ट है, जो रिलायबिलिटी फैक्टर है, पीस ऑफ माइंड है, जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, और जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली काफ़ी बेहतर है सियारा में के कंपैरिजन में। बट डेफिनेटली सियारा का डिज़ाइन, द वे दे हैव पुट अप द न्यू इंजन ऑप्शन, एंड साथ ही साथ टियारा का जो स्पेस मैनेजमेंट है वो किलर है, और वो फिर सेल्टॉस के सामने जो है वो सेल्टॉस को ओवरशैडो कर देता है। तो ये चीज़ें हैं। क्या आपको खरीदनी चाहिए टाटा सियारा या फॉर दैट मैटर किया सेल्टॉस? किया सेल्टॉस के लिए हमेशा हाँ रहेगा, आप जा सकते हो। इट इज़ अ मशीन जो आपको ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं करने वाली, इसके ऊपर मेजर खर्चे जो है वो नहीं आने वाले हैं। हाँ, टाटा के साथ में कुछ, क्योंकि अभी नया प्रोडक्ट है, नए इंजन ऑप्शन है, तो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी पे सवाल ज़रूर थोड़ा सा उठ जाता है, और साथ ही साथ टाटा सियारा के साथ में पीस ऑफ माइंड इसलिए नहीं जुड़ता क्योंकि टाटा की आफ्टर सेल सर्विसेज को लेके अभी भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा उठ जाते हैं। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, टेक केयर गाइस।